हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बीमा की अर्थ और परिभाषा के बारे में, बीमा की विशेषताओं के बारे में। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीमा की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट कि बीमा की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है बीमाकर्ता की बीमाकर्ता कौन होता है। तो बीमा प्रदान करता बीमा कंपनी बीमा वाहक या हामीदार के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो बीमा को बेचती है या फिर जो दूसरों का बीमा करवाती है या करती है, ऐसी किसी भी कंपनी या इकाई को बीमा करता, बीमा कंपनी या बीमा वाहक या हामीदार के रूप में जाना जाता है। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। बीमाकर मोस्टली क्या होती है, कंपनी होती है। मोस्टली हमने देखा होगा जैसे कि LIC की है तो वो कोई कंपनी है। तो ऐसे मोस्टली बीमा करता जो होती है वो एक कंपनी होती है और वो क्या करती है कि बीमाकृत की हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है। यही काम होता है कि वो दूसरे की हानि या फिर जिसका उसने बीमा किया है उसकी क्षति या हानि को बांटने को तैयार रहती है। सेकंड डेफिनेशन है अपनी बीमित राशि की। बीमा खरीदने वाले व्यक्ति या संस्था को बीमा धारक या पॉलिसी धारक के रूप में जाना जाता है। अब इसमें साफ लिख दिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था जिसने बीमा करवाया है या बीमा को खरीदा है, ऐसे व्यक्ति या संस्था को हम क्या कहते हैं, बीमा धारक या पॉलिसी धारक कहते हैं। जो बेचता है वो तो होता है बीमा करता, जो खरीदता है वो होता है बीमित। ठीक है, तो अतः जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। तो जिस भी पक्ष का जोखिम आप बीमाकार पे डाल देंगे उसे हम बीमाकृत कहते हैं। थर्ड बात आती है प्रीमियम। प्रीमियम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, प्रीमियम वो राशि होती है जिसको आपको प्रतिफल के रूप में बीमाकर्ता को देना होता है ताकि वो आपकी हानि या फिर आपकी जो क्षति है उसको आपके साथ बांट सके। तो प्रीमियम यह बीमा अनुबंध का प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है। ये जो बीमाकर्ता होता है, बीमा जिसने दूसरे का बीमा किया है, वो बीमित से ये राशि प्राप्त करता है। जिसने बीमा करवाया है, जो जिसका बीमा किया गया है, उससे ये राशि प्राप्त की जाती है, वो होती है प्रीमियम। मान लो कि मेरा 1,00,000 रुपए का अगर मेरा बीमा हुआ है, 1,00,000 रुपए का बीमा हुआ है, तो अगर बीमाकर्ता ने मुझे ये कहा है कि आपको हर 6 महीने में 1,000 रुपए देने हैं आपके प्रतिफल के रूप में, ताकि हम आपके 1,00,000 रुपए, अगर आपको कल को किसी बात पे ज़रूरत पड़े तो हम आपको 1,00,000 रुपए दे सके, तो आपको मुझे साल में 2 बार, मतलब 6-6 महीने के अंतराल में 1,000 रुपए का पेमेंट आपको करना है। तो इस राशि को हम क्या कहेंगे, इस राशि को हम प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट आती है बीमा की विषय वस्तु। तो जिस जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है वही बीमा की विषय वस्तु हो जाती है। मान लीजिए आपके मकान का बीमा हुआ है तो इसकी विषय वस्तु मकान हो जाएगी या संपत्ति हो जाएगी। मान लीजिए आपने आपके किसी पशु का बीमा करवाया है तो इसकी विषय वस्तु पशु हो जाएगी। या फिर अगर आपने जीवन का बीमा करवाया तो विषय वस्तु क्या हो जाएगी, जीवन हो जाएगी। तो जिस चीज का भी बीमा करवाया जाता है, जिस भी जीवन या संपत्ति का बीमा कराया जाता है, बीमा की विषय वस्तु हो जाती है। अल्प बीमा। अल्प बीमा का मतलब होता है आपने जो एक्चुअल राशि है, जो वास्तविक राशि है, उससे कम राशि का आपने बीमा करवाया है, उसे अल्प बीमा कहते हैं। मतलब जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि पर कराया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं। मान लीजिए कि मुझे मेरी कार का बीमा करवाना था और मेरी कार की कीमत है 25 लाख रुपीज़। 25 लाख का मेरे को बीमा करवाना था क्योंकि मेरी कार की कीमत है 25 लाख रुपए। अब मैंने, चूंकि मेरे पास 25 लाख है नहीं बीमा करवाने जितने, तो मैंने इसकी जगह अगर मान लो 10 लाख का अगर बीमा करवा लिया, मतलब इससे कम की राशि का बीमा करवाया है, इसका मतलब होता है अल्प बीमा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए यदि मुझे मेरे मकान का बीमा करवाना है, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे मेरी कंपनी का बीमा करवाना है और मेरी कंपनी है 1 करोड़ रुपए की। मेरी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और मैंने इसका बीमा करवाया है 50 लाख रुपए का। मतलब मैंने इसकी वास्तविक राशि से कम का बीमा करवाया है, तो इसे हम अल्प बीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी बीमाकर्ता, बीमित राशि, प्रीमियम, बीमा की विषय वस्तु और अल्प बीमा के बारे में। नेक्स्ट हमारी आती है अधिबीमा। जैसे अल्प बीमा था उसमें हमने कम राशि पे करवाया था, इसमें हम उससे ज़्यादा राशि पे, जो उसकी वास्तविक राशि है उससे ज़्यादा राशि पे हम बीमा करवाते हैं।
तो जब किसी संपत्ति का बीमा उसकी मूल्य से अधिक धनराशि पर कराया जाता है तो उसे अधिबीमा कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, अधिबीमा मतलब कि उसकी संपत्ति के मूल्य से अधिक धनराशि का कराया जाता है तो उसे अधिबीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी कार की कीमत है 25 लाख रुपए और मैंने उसका बीमा करवा दिया है 50 लाख रुपए का। इसका मतलब मैंने उसकी जो वास्तविक मूल्य है उससे ज़्यादा का बीमा करवाया है। इसका मतलब है मैंने इसका अधिबीमा कराया है इसके वास्तविक मूल्य से। नेक्स्ट बात आती है पुनर्बीमा। जब कोई बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। मतलब कि कोई बीमा करता है, उसने अपनी जोखिम को कम करने के लिए क्या किया है, दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का दोबारा बीमा करवा लिया। मान लीजिए कि मैंने LIC के अंदर मैंने बीमा करवाया था और LIC ने किसी दूसरी कंपनी से और बीमा ले लिया है, किसी दूसरी कंपनी से और बीमा करवा लिया है। इसका मतलब पुनर्बीमा, मतलब दोबारा बीमा करवाना हो जाता है। ठीक है, तो फिर आता है दोहरा बीमा। जब कोई विविध एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से अधिक बीमा पत्र क्रय कर लेता है तो उसे दोहरा बीमा कर कह लेते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए था, मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, मैंने किसी मान लीजिए स्टेट बैंक से लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, या फिर मैं ये मान लेती हूँ कि कोई ICICI बैंक से मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने दो जगह से दो बार इंश्योरेंस लिया है, एक बार SBI से एक बार ICICI से, मतलब मैंने दो जगह से एक ही तरीके का इंश्योरेंस लिया है, इसे कहते हैं दोहरा बीमा। ठीक है, फिर आता है बीमा पत्र। बीमा पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच समझौता किया जाता है। दोनों के बीच जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम बीमा पत्र कहते हैं, जिसपे कि दोनों के बारे में लिखा हुआ होता है, बीमित और बीमाकृत दोनों के ही बारे में। नेक्स्ट आता है कालातीत बीमा पत्र। कालातीत बीमा पत्र वह है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान यथा समय नहीं होने के कारण बीमित के लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। मतलब अगर आपने उसके प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है, आपने बीमा पत्र पर अगर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो वो क्या है, आप उसके लाभ के प्रार्थी नहीं रह जाएंगे, इसलिए उसे कालातीत कहते हैं। कालातीत का मतलब जो बीत चुका, जिसका लाभ आपको नहीं मिला है, ऐसा बीमा पत्र कालातीत बीमा पत्र कहलाता है, जिसका हमें लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ बीमा पत्र होता है इसका मतलब तो ये कि इसमें समझौता है, और कालातीत बीमा पत्र हो जाता है इसका मतलब ये कि आपने उसके प्रीमियम का भुगतान समय पे नहीं किया है, इसलिए आप उसके लाभ के प्रार्थी नहीं है, इसलिए ये कालातीत बीमा पत्र हो जाता है। नेक्स्ट आती है अश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। जीवन बीमा अनुबंधों के लिए अश्योरेंस शब्द का उपयोग किया जाता है, मतलब ऐसी जगह पर अश्योरेंस का यूज़ करेंगे जिसमें हानि का होना निश्चित है, जिसमें हमें पता है कि जैसे हानि होगी ही होगी। फिर इसने बात कही कि जीवन बीमा अनुबंध के में हम इसको अश्योरेंस का यूज़ करते हैं। अब हमें पता है जिसका जीवन है उसे मृत्यु भी आएगी ही सही, ऐसा तो है नहीं कोई अमर हो, कोई अमर व्यक्ति है जिसे मृत्यु आनी ही नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो जिसका जीवन है उसे मृत्यु भी होगी ही, तो इसलिए अश्योरेंस का उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ हानि का होना निश्चित है, और हानि सिर्फ जीवन बीमा से में ही निश्चित होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने मान लीजिए कार के एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसमें हानि हो ही सही, क्या पता एक्सीडेंट ना हो उम्र भर, या फिर ये भी हो कि बीमा कराते ही एक्सीडेंट हो जाए, तो इसमें हानि का होना नहीं होना दोनों संभव है। लेकिन जहाँ जीवन की बात आ जाती है वहाँ हानि होना निश्चित है, मतलब एक समय बाद आपकी मृत्यु का होना निश्चित है, इसलिए वहाँ अश्योरेंस शब्द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। तो इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता, मतलब इसमें हानि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। वहाँ इंश्योरेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आग का अगर आप बीमा करा रहे हैं तो हो सकता है आपकी गोदाम में आग लग भी जाए, नहीं भी लगे, चोरी हो भी जाए, नहीं भी हो। मान लीजिए भूकंप का इंश्योरेंस कराए तो भूकंप आ भी सकता है, भूकंप नहीं भी आ सकता, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है ना, ये तो अनिश्चित घटनाएं हैं, ये तो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती। लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु आना निश्चित है, इसलिए मृत्यु के लिए अश्योरेंस और बाकी सभी के लिए इंश्योरेंस का यूज होता है। तो बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपनी जोखिम की। जोखिम का मतलब किसी अनिष्ट, क्षति, हानि, विनाश या दुर्घटना, संभावना या अनिश्चितता को ही जोखिम कहते हैं। तो समझ में आ रहा है जोखिम किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी घटना जो हमारे भविष्य में घटने वाली है, कोई भी विनाशकारी घटना है या फिर जिसका होना निश्चित नहीं है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जिसे हमें हानि हो, कोई दुर्घटना हो, इसको हम जोखिम कहते हैं। इन जोखिम से बचने के लिए ही तो बीमा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है बीमा संकट। तो वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं, वो बीमा संकट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी थी बीमा की डेफिनेशन के बारे में। मेक श्योर आपने लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आगे वाले वीडियो में क्या होने वाला है। तो आप पहले बीमा के अर्थ और विशेषताओं के बारे में एक बार पिछले वाले वीडियोस को ज़रूर से देख लें। ये वाले वीडियो में हमने पढ़ा आज इसकी शब्दावली के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे वाली क्लासेस में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। टिल गाइज, बी प्रिपेयर, बी सेफ, and yes, if you guys have any doubts and queries, you can guys do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Goodbye guys.